नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। वक्त हो गया है प्रहार का और प्रहार में सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी मीटिंग की। पंजाब में चुनाव से पहले कांग्रेस के अंदरूनी कलह पर राहुल गांधी आज एक्शन में दिखाई देने वाले हैं। कुछ ही देर में दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर पंजाब को लेकर मीटिंग होने जा रही है, जिसमें राहुल गांधी शामिल होंगे। राहुल गांधी 20 दिन बाद कल विदेश यात्रा से भारत लौटे हैं। 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव से पंजाब में कांग्रेस के लिए बड़ी टेंशन हाई हो गई है। चन्नी रंधावा गुट ने भूपेश बघेल के साथ हुई मीटिंग में अपनी मांगें साफ तौर पर रखती हैं। पहली, अमरिंदर सिंह राजा वडिंग को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटा दिया जाए और दूसरी, चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम फेस के तौर पर प्रोजेक्ट करके पूरा चुनाव लड़ा जाए और टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में चन्नी की राय को तवज्जो दी जाए। इस तरह पंजाब कांग्रेस दो गुटों में बंटी दिख रही है। एक गुट पूर्व सीएम चन्नी के साथ है, तो वहीं दूसरा गुट प्रदेश अध्यक्ष राजा वडिंग के साथ खड़ा है। 11 जुलाई को पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की बैठक हुई, जिसमें चन्नी गुट के नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग को पद से हटाने की मांग कड़े शब्दों में रखी। भूपेश बघेल ने सभी नेताओं के मन की बात कांग्रेस आलाकमान को पहुंचा दी है। अब आज की बैठक में भूपेश बघेल के दिए फीडबैक पर चर्चा की जाएगी। सवाल यही है कि राहुल गांधी पंजाब को लेकर आखिर क्या फैसला लेंगे। क्या वो चन्नी गुट के प्रेशर में झुकेंगे या फिर राजा वडिंग के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने का फैसला राहुल गांधी करेंगे। अब इन तमाम पहलुओं पर नजर बनी हुई है। राहुल गांधी विदेश यात्रा से लौट आए हैं और जिस वक्त राहुल गांधी विदेश यात्रा पर थे, उसी दौरान पंजाब कांग्रेस में टेंशन बढ़ गई थी। विजय लक्ष्मी मेरी सहयोगी इस वक्त जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विजय, बड़ी मुश्किल है कांग्रेस के सामने पंजाब में। चन्नी को नाराज करें तो दलित वोट बैंक नाराज हो जाएगा, वडिंग को हटाते हैं तो जट सिख नाराज हो जाएंगे। ऐसे में क्या हल राहुल गांधी खोज पाएंगे सबसे बड़ी मुसीबत का? बिल्कुल प्राची, ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिसका हल जो है खोजना कांग्रेस आला कमान के लिए बेहद मुश्किल काम होगा। और अभी पहले तो आपको जानकारी दे दूं कि राहुल गांधी पहुंच गए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर और केसी वेणुगोपाल का पहुंचना अभी बाकी है। यहीं पर 10 राजाजी मार्ग पर खड़गे के आवास पर यह बैठक होने वाली है, जिसमें पंजाब समेत अन्य राज्यों के भी कुछ मसलों पर चर्चा होगी। कर्नाटक में भी क्योंकि एक कैबिनेट एक्सपेंशन जो है उसकी संभावना है, उसको लेकर के भी देखना होगा इस बैठक में चर्चा होती है या नहीं, लेकिन पंजाब को लेकर जरूर चर्चा होगी। अब जिस तरह से आपने भी बताया दर्शकों को, क्योंकि राजा वडिंग के साथ खड़े रहने का फैसला कांग्रेस आला कमान ऑलरेडी ले चुका है। ऐसे में वो फैसला अगर पलटता है तो उससे कांग्रेस का हाईकमान पूरे देश में वीक दिखेगा और फिर तमाम राज्यों की इकाइयों तक ये संदेश पहुंचेगा कि भाई आप आर्म ट्विस्ट करके कांग्रेस के दिल्ली के आला कमान को झुका सकते हैं, जो बिल्कुल भी कांग्रेस की लीडरशिप के लिए मुनासिब नहीं होगा, मुफीद नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे और राज्य हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे गोवा हो, जहां इस तरह की अंदरूनी कलह जो है वो भीतर भीतर बहुत सिमर कर रही है। तो ऐसे में अपने फैसले को वापस लेकर के इन तमाम इकाइयों में भी एक फैसला कांग्रेस आला कमान एक तरीके से अपरोक्ष रूप में दे देगा, जो कांग्रेस आला कमान नहीं करना चाहेगा। इसलिए सबसे बड़ी आफत कांग्रेस आला कमान के लिए यही है, अपने फैसले से पलटे तो संदेश बहुत खराब जाएगा और नहीं पलटे तो पंजाब हाथ से कांग्रेस पार्टी के जाने वाला है। क्योंकि बात सिर्फ चरणजीत सिंह चन्नी की नहीं है प्राची, आपको देखना होगा ये जो नेता हैं, तमाम साइकोलॉजिकल प्रेशर जो है प्रभारी के द्वारा दिया गया, लेकिन उसके बावजूद जो एंटी वडिंग खेमा है वो आपको मोटा मोटा यूनाइटेड ही दिखा। लास्ट मीटिंग भी जो भूपेश बघेल के साथ हुई, उसमें चाहे फिर सुखजिंदर सिंह रंधावा हो, उसमें चाहे परगट सिंह हो, उसमें चाहे राणा गुरजीत सिंह हो, ये तमाम नेता हैं जिसमें जट सिख चेहरे भी हैं और चन्नी दलित चेहरा है। तो ये सिर्फ बात चरणजीत सिंह चन्नी की नहीं, ये तमाम लोग भी हैं जो कह रहे हैं कि अगर राजा वडिंग कंटिन्यू करते हैं तो उनकी लीडरशिप में हम 27 के चुनाव में काम नहीं करेंगे, हम घर बैठ जाएंगे। बिल्कुल विजय लक्ष्मी, खाई तो इतनी गहरी हो गई है कि अब वडिंग को लेकर कॉम्प्रोमाइज शब्द का इस्तेमाल अगर नाराज गुट कर रहा है तो देखने वाली बात है कि राहुल गांधी क्या हल निकालते हैं और क्या कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी या दो अलग अलग गुटों में कांग्रेस बिखर जाएगी आने वाले विधानसभा चुनावों में। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए विजय लक्ष्मी। बात अब उत्तर प्रदेश की करेंगे। यहां भी अगले साल चुनाव है और उससे पहले राम मंदिर में हुई चढ़ावा चोरी को लेकर भयंकर तनाव है। अखिलेश यादव राम के नाम पर जमकर सियासत कर रहे हैं, तो इस बीच अब अखिलेश यादव के खिलाफ पोस्टर वॉर तेज हो गया है। दान चोरी को लेकर हो रही सियासत के बीच अखिलेश के खिलाफ अयोध्या, लखनऊ और मथुरा समेत यूपी के कई शहरों में पोस्टर लगा दिए गए हैं। इन पोस्टर्स पर मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव से लेकर शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव की तस्वीरें लगाई गई हैं। पोस्टर में बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के साथ साथ अयोध्या की हनुमान गढ़ी का भी जिक्र किया गया है।
पोस्टर्स में राम मंदिर और अयोध्या से जुड़े सपा नेताओं के पुराने बयान लिखे गए हैं। पोस्टर्स पर दिल में बाबर, मुंह में राम तथा मुलायम सरकार की असलियत जैसे नारे भी लिखे गए हैं। एक पोस्टर में लिखा है कि जब अयोध्या में हनुमान गढ़ी पर नमाज कराई, सपा को तब नहीं लाज आई। इन पोस्टर्स के सामने आने के बाद यूपी की सियासत गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी इन पोस्टर्स पर बुरी तरह से भड़की हुई है। दरअसल इन दिनों अखिलेश यादव राम की बात कर रहे हैं, सनातन की बात कर रहे हैं। अपने हर बयान में सनातन के दुख का जिक्र अखिलेश यादव करते हैं, जिससे साफ तौर पर नजर आता है कि 27 में एमवाई के अलावा कुछ और वोट अखिलेश यादव जोड़ना चाहते हैं और ऐसे में इन पोस्टर्स ने सियासी पारा हाई कर दिया है। विशाल प्रताप सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, देखिए अखिलेश यादव ने जो पिच चुनी है आने वाले चुनावों के लिए, जाहिर बात है बहुत कंफर्टेबल करने वाली है नहीं। वो जितना राम का नाम लेंगे उतने ही ऐसे पोस्टर सामने आएंगे और उनके पुराने बयान, उनके नेताओं के पुराने बयान उनके सामने रखे जाएंगे। प्राची, बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरीके से सनातन की पिच पर यूं कहा जाए कि अखिलेश यादव थोड़ा सा अपना जो लाइन लेंथ है वो इस समय चुनाव से ठीक पहले बदलते हुए नजर आ रहा है, और जिसका कि आपने जिक्र किया, एम और वाई तो उनके पास वोट कंसोलिडेट आता है, ये हर चुनाव दिखाता है, लेकिन वो उन्हीं वोट्स को जोड़ना चाहते हैं, कुछ ऐसे कंसोलिडेशन करना चाहते हैं, कुछ ऐसे वोट लेना चाहते हैं जिसके दम पर वो एक बार फिर से 2012 वाला परफॉर्मेंस उत्तर प्रदेश में दोहरा सके। जब समाजवादी पार्टी के पोस्टर के ऑफिस के बाहर जो पोस्टर्स लगाए जाते हैं उसमें लिखा जाता है कि समाजवादी पार्टी ही सनातन है, और उसके बाद अखिलेश यादव जाते हैं, शंकराचार्य से मुलाकात करते हैं, उनके कदमों पर बैठ करके बातचीत करते हैं, लेकिन उसके बाद निश्चित तौर पर जो पोस्टर्स सामने आते हैं वो समाजवादी पार्टी के लिए बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल करने वाली स्थिति के होते हैं, क्योंकि उसमें जिक्र किया जाता है अयोध्या का, उसमें जिक्र किया जाता है वाराणसी की घटना का, उसमें जिक्र किया जाता है उस समय के तत्कालीन जो समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडरशिप थी, जिसमें शिवपाल यादव, मुलायम सिंह यादव, राम गोपाल यादव, इनके जो बयान हुआ करते थे उन बयानों को भी इन पोस्टर्स में लगाया गया है, जो कि समाजवादी पार्टी के लिए निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा असहज करने वाली स्थिति होती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी इस समय राम मंदिर चंदा चोरी के जरिए समाजवादी पार्टी एक बार पूरी तरीके से आक्रामक होना चाहती है भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार के ऊपर, लेकिन इस तरीके के पोस्टर्स का उनको सामना निश्चित तौर पर करना पड़ेगा। विशाल, जो रास्ता अखिलेश यादव ने चुना है वो रास्ता बड़ा मुश्किल है, और इस रास्ते पर वो जितने कदम आगे बढ़ाएंगे उनका इतिहास उतना ही उनके सामने आएगा। शुक्रिया आपका विशाल तमाम जानकारी के लिए। वहीं इथेनॉल पर अरविंद केजरीवाल इन दिनों अग्रेसिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पीएम को चिट्ठी लिखी, मिलने का समय मांगा। जिसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत दिन हो गए, आप देश की धरोहर हैं, आप देश के एसेट हैं, आप प्लीज अपना धरना और अपना हंगर स्ट्राइक बंद कर दीजिए, और कई तरीके हैं, और मैं उनके धरने पे परसों शाम को, बृहस्पतिवार को शाम को 5 बजे मैं उनके धरने पे जाऊंगा, उनको समर्थन अपना देने के लिए। इसके पहले संजय सिंह जी और आतिशी जी भी वहाँ ऑलरेडी जा चुके हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो बताइए। और सर, आप जिस चीज़ की मांग कर रहे हैं प्रधानमंत्री से अपने पत्र में कि हर पेट्रोल पंप पे ऑप्शंस अवेलेबल कराना चाहिए, इस पे पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने पहले ही कहा है कि ये फीसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं फीसिबल है? क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं क्योंकि बहुत सारा पैसा ऑलरेडी लॉजिस्टिक्स तो और नहीं, कौन आप आर्ग्यूमेंट क्या दे रहे हैं? वो उनका जो इथेनॉल के लिए पैसा 1 लाख करोड़ रुपया, तो वो कह रहे हैं कि 1 लाख करोड़ रुपया हमने इथेनॉल बनाने के लिए इन्वेस्ट कर दिया, तो इसलिए अब इथेनॉल तो लेना ही पड़ेगा। तो हमसे पूछ के किया था, क्यों किया था भाई? सरकारी बैंकों ने 1 लाख करोड़ रुपए इथेनॉल इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर दिया, अब जबरदस्ती तुम्हारे ऊपर थोपेंगे, तुमको खरीदना ही पड़ेगा इथेनॉल। हमसे पूछ के, इस देश के लोगों से पूछ के, 140 करोड़ लोगों से पूछ के किया था इथेनॉल इंडस्ट्री में पैसा इन्वेस्ट उन्होंने। पकड़ो उनको, जिसने भी ये डिसीजन लिया था पकड़ो उनको। ये तो इथेनॉल को लेकर अरविंद केजरीवाल अग्रेसिव हैं, तो दूसरी तरफ दिल्ली में दंगे के आरोप को लेकर एक बार फिर से जंग छिड़ी हुई है। ताहिर हुसैन को दोषी करार दिया गया है। दिल्ली दंगों के मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दोषी करार दे दिया गया है। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन हत्या और आपराधिक साजिश के दोषी पाए गए हैं। उनके 4 और साथियों नाजिम, जावेद, कासिम और अनस को भी दोषी ठहराया गया है। बीजेपी ने ताहिर हुसैन को लेकर अरविंद केजरीवाल पर अटैक किया। बीजेपी ने कहा ताहिर हुसैन केजरीवाल का खास आदमी था, राइट हैंड था, उसने ही दिल्ली में दंगा भड़काया था। ताहिर हुसैन की तस्वीर जब ये जघन्य
अपराध हुआ तब वो आम आदमी पार्टी का पार्षद था निर्वाचित। अरविंद केजरीवाल का खासम खास और नफरत करने वाला कानून से और हिंदुओं से। अंकित शर्मा अपने कर्तव्य का पालन करके भीड़ के सामने आता है तो ताहिर हुसैन वो गुंडा है जो आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल का दाहिना हाथ था, जिसने भड़काऊ बयान दिए और जिसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। तो ताहिर हुसैन के दोषी करार दिए जाने के बाद पूरी बीजेपी इस वक्त आम आदमी पार्टी पर एग्रेसिव है। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने भी दावा किया है कि ताहिर हुसैन सिर्फ दिल्ली दंगों का मोहरा नहीं, मास्टरमाइंड कोई और था। दिल्ली में हिंदुओं के नरसंहार की बड़ी साजिश रची गई थी। ताहिर हुसैन के घर में बम मिलने के सबूत भी मिले हैं और जिस फैसले का 6 साल से इंतजार किया जा रहा था, अब वो फैसला कोर्ट ने दे दिया है। न्यायालय का एक निर्णय है, बहुप्रतीक्षित निर्णय था। 6 साल से हम इस निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे थे। ताहिर हुसैन इस हत्या में शामिल है, ये कल न्यायालय ने साबित किया है, दोषी करार दिया है ताहिर हुसैन को। हमारा ये मानना है कि इस मामले में ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मर्डर है और ताहिर हुसैन के द्वारा और उसके साथियों के द्वारा और उनके मास्टरमाइंड्स के द्वारा दिल्ली में एक भयानक साजिश रची गई थी। हम ये भी मानते हैं कि ताहिर हुसैन केवल एक्टर है, इस पूरे घटनाक्रम का डायरेक्टर कोई और लोग हैं। इसीलिए ये जो लार्जर कॉन्स्पिरेसी है, ये जो बड़ी साजिश है दिल्ली के खिलाफ, जिसमें पहले चारों तरफ से सड़कों को बंद कर दो और उसके बाद हिंदुओं का चुन चुन के नरसंहार करो, हिंदुओं की हत्या करने की साजिश था दिल्ली दंगा का पूरा घटनाक्रम। चुन चुन के हिंदुओं को मारना। ताहिर हुसैन के घर में और बाकी जगहों पर जो बम मिले, जो तेजाब मिला, जो पत्थर मिले और जो गुलेल मिली, उसकी फुटेज देश की सारी मीडिया के पास है। अब अंकित शर्मा हत्याकांड के दोषी कौन कौन हैं, आइए ये भी आपको बताते हैं। ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद, नाजिम कासिम जावेद और अनस ताहिर समेत 11 आरोपी थे, लेकिन 6 सबूतों के अभाव में बरी हो गए। इनको हत्या के मामले में 302 में, 365 में और आईपीसी के अन्य विभिन्न धाराएं जो राइट की हैं, दंगा फैलाने की हैं, आगजनी करने की हैं, मारपीट करने की हैं, उन धाराओं के तहत इनको दोषी पाया गया है। आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं ताहिर हुसैन, उनको भी हत्या में और किडनैपिंग अबडक्शन जो है 365 की जो धारा है उसमें दोषी पाया गया है। अब हम कोर्ट में आगे भी पैरवी करेंगे ताकि इनको ज्यादा से ज्यादा सजा दिलवाई जा सके। ये केस हमारे लिए प्रायोरिटी का एक केस रहा है अभी तक। तो एक तरफ दिल्ली में दंगों को लेकर एक बार फिर से सियासत हो रही है, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में राम मंदिर में दान चोरी को लेकर मचे घमासान के बीच वक्फ बोर्ड में घोटाले का बड़ा आरोप लग रहा है। दावा किया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड में राम मंदिर चढ़ावा चोरी से कई गुना बड़ा घोटाला हुआ है। इस मामले में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखी है और घोटाले की जांच की मांग की है। बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी का कहना है कि अगर वक्फ बोर्ड की जांच हुई तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी से बड़ा घोटाला सामने आएगा। ये घोटाला लाखों रुपए का नहीं बल्कि अरबों खरबों की हेराफेरी हुई है। सिर्फ बरेली में ही वक्फ की जमीनों से जुड़ा करोड़ों और अरबों रुपयों का घोटाला हुआ है। मैं आपको बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूं कि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सही तरीके से दोनों वक्फ बोर्डों का जांच पड़ताल करा दें तो आप समझिए और पूरी दुनिया देखेगी कि राम मंदिर के चंदा चोरी से बड़ा घोटाला वक्फ बोर्ड का निकल करके सामने आएगा। वो लाखों का नहीं बल्कि वक्फ बोर्ड, वक्फ की संपत्तियों का जो घोटाला है वो अरबों का घोटाला सामने निकल करके आएगा। मेरी मुख्यमंत्री जी से मांग है कि मुख्यमंत्री जी जल्द से जल्द दूध का दूध और पानी का पानी करें, और अगर ऐसा कर देते हैं तो लोग राम मंदिर के चंदे की चोरी भूल जाएंगे और ये अरबों और खरबों का करप्शन लोगों के सामने आएगा। और फिर जिन चेहरों पर नकाब पड़े हुए वो नकाब उतर करके ये दुनिया में बरहना और नंगे घूमेंगे, फिर लोगों को समझ में आ जाएगा कि चोर असली कौन है।
वक्फ बोर्ड को लेकर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने एक और बड़ा बयान दिया है। मौलाना का आरोप है कि सपा सरकार के दौरान वक्फ प्रॉपर्टी में सबसे ज्यादा लूट हुई। शहाबुद्दीन के मुताबिक सपा सरकार में आजम खान के चहीतों का वक्फ बोर्ड के बड़े पदों पर कब्जा था। आजम के करीबियों ने वक्फ की संपत्तियों में जमकर लूट खसोट की है। करोड़ों की प्रॉपर्टी भूमाफियाओं को कौड़ी के दाम बेची गई। वक्फ की आमदनी से लोगों ने बड़े बड़े आलीशान मकान, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मैरिज होम बनवाए। शहाबुद्दीन ने योगी को चिट्ठी लिखकर इन सब की जांच करने की मांग की है। जो वक्फ के जिम्मेदारान थे, उन लोगों ने वक्फ की संपत्तियों को जो करोड़ों में थी, उनको रेवड़ियों के भाव बेचा गया। वक्फ की संपत्ति को बर्बाद किया गया और ये सारी बर्बादी सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुई। 3 बार मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री बने और 1 बार अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने और उनके बाद हर सपा के शासनकाल में आजम खां अल्पसंख्यक और वक्फ और हज के मंत्री हुआ करते थे। आजम खां के चहीतों को सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का और शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया और ये सब वो लोग हैं जो समाजवादी पार्टी के और आजम खां के चहीते लोग हैं। इन लोगों के शासनकाल में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, वक्फ बोर्ड के मेंबरान ने और संबंधित अधिकारियों ने मिल करके हमारे बुजुर्गों की वक्फ की हुई ज़मीन को खुर्द-बुर्द किया, बेचा और भूमाफियाओं के हाथ में सौदा कर दिया। पूरी संपत्ति हमारे बुजुर्गों की बर्बाद करके रख दी। अब देखिए, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के बाद तो अखिलेश यादव एक्टिव हो गए थे, ट्वीट किया था और क्रेडिट लेती है पूरी समाजवादी पार्टी कि उनकी शिकायत के बाद ही मामला प्रकरण में आया है। अब देखना यह है कि इस आरोप के बाद अखिलेश यादव क्या करते हैं। बहरहाल विशाल, ये जानकारी दीजिए, मौलाना शहाबुद्दीन ने जो बड़े और संगीन आरोप लगाए हैं और बाकायदा मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है, इन आरोपों के बाद कोई जांच इन घोटालों की तरफ की जाएगी? देखिए, हमारे जो सूत्र हैं प्राची उत्तर प्रदेश सरकार में, वो बता रहे हैं कि बिल्कुल इस चिट्ठी का न सिर्फ संज्ञान लिया जाएगा बल्कि इस पूरे मामले की जांच भी कराई जाएगी, क्योंकि जो बात बताई गई है इस चिट्ठी के दौरान वो काफी ज्यादा संवेदनशील है और इशारा करती है कि समाजवादी पार्टी की जब उत्तर प्रदेश में सरकार थी, 3 बार उसमें मुलायम सिंह यादव की सरकार का जिक्र किया गया है, जबकि 1 बार पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश में जब 2012 से लेकर के 2017 तक अखिलेश यादव सूबे के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस दौरान आजम खान के करीबियों को किस तरीके से शिया वक्फ बोर्ड में, शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड में और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में किस तरीके से न सिर्फ अध्यक्ष के पदों पर बनाया गया, सदस्यों के तौर पर बनाया गया और उसके बाद करोड़ों की जो जमीन थी उसकी बंदरबाट की गई थी। और आपको याद होगा प्राची, लखनऊ में माफिया मुख्तार अंसारी ने काफी सारी वक्फ बोर्ड की जो जमीन थी उस पर कब्जा कर रखा था। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और अशरफ ने किस तरीके से वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा कर रखा था और उसके बाद योगी सरकार ने उन सारी जगहों पर न सिर्फ बुलडोजर चलवाया था, उन सारी जमीन को दोबारा वक्फ में दर्ज करा करके यानी कि सरकारी संपत्ति घोषित किया था। तो निश्चित तौर पर ये चिट्ठी सामने आई है, इसका न सिर्फ सरकार जो है वो संज्ञान लेगी बल्कि इस पूरे मामले में जांच भी कराई जाएगी। ऐसे उत्तर प्रदेश सरकार के जो टॉप सोर्सेज हैं वो उन्होंने हमको इशारा किया है और इस बात में निश्चित तौर पे इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो शिकायतें उन्होंने की हैं शहाबुद्दीन रिजवी ने, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर इस पूरे मामले की जांच की जाएगी तो न सिर्फ अरबों का बल्कि खरबों का ये पूरा मामला सामने आएगा। तो समाजवादी पार्टी के लिए ये देखना खासा दिलचस्प होगा कि राम मंदिर चंदा और चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर के तो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी लगातार क्रेडिट ले रहे थे, लेकिन इस पूरे मामले सामने आ जाने के बाद से उनका रिएक्शन क्या होगा? क्या वो उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, जांच की मांग करते हैं, कार्रवाई की मांग करते हैं, या फिर जब अपने वोट बैंक की बात आएगी तो कितनी गंभीरता के साथ अब अखिलेश यादव इस मुद्दे को उठाते हैं और सरकार पर कितना दबाव बनाते हैं जांच के लिए, देखना वाकई में दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया आपका विशाल तमाम जानकारी के लिए। प्रहार में अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां कोलकाता एयरपोर्ट पर बनी 136 साल पुरानी मस्जिद को लेकर अब बंगाल की सियासत गर्मा गई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने रनवे के पास बनी मस्जिद में बाहरी लोगों की एंट्री को बंद कर दिया है क्योंकि रनवे का रीडेवलपमेंट किया जा रहा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी के फैसले का मुख्यमंत्री सीएम शुवेंदु अधिकारी ने सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता, ऐसे में एयरपोर्ट के अंदर बनी मस्जिद पर फिलहाल रोक लगेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि एयरपोर्ट के रनवे का एक्सटेंशन होगा, जिससे यात्रियों की सुरक्षा बढ़ेगी। अगर लोगों की भलाई के लिए मस्जिद को हटाया जाता है तो इसका विरोध नहीं होना चाहिए। शुवेंदु सरकार में मंत्री दिलीप घोष का कहना है कि पिछली सरकारों में इस मस्जिद को जानबूझकर रनवे एरिया के अंदर रहने दिया गया था। वहाँ क्या मस्जिद होना चाहिए? कहीं है? जो था गलत था, उसको निकाला जा रहा है। जो वहाँ जाते थे उन्होंने भी मान लिया है, उन्होंने नमाज पढ़ना बंद कर दिया है। उसको रिमूव करके और रनवे का एक्सटेंशन होगा, क्योंकि कलकत्ता एयरपोर्ट में काफी प्रेशर है, अभी काफी इंडस्ट्रियलिस्ट आ रहे हैं। दूसरा एयरपोर्ट जब तक नहीं होता है प्रेशर लेने का लायक, इसको बनाया जाएगा। वहीं मामले पर तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि अगर सरकार वहां रनवे का विस्तार करना चाहती है तो मुस्लिम समाज को विश्वास में ले, उनसे बात करके आगे का रास्ता निकाले। बहुत साल से वहां नमाज पढ़ रहे, ये बीजेपी का सरकार आने के बाद इसको हटाने का बात हो रहा है। इसको पहले भी बात हुआ था, तो मैं बराबर बोलता हूं कि मुसलमान जो वहाँ समाज है उनका सहमत लेके ये मस्जिद के बारे में कुछ करना है, लेकिन ये लोग जबरदस्ती कर रहे हैं। मैं इसको खिलाफ हूँ। लोग डरे हुए हैं। मेरा अपील है वहाँ के लोगों से बात करके इसको सल्टा जाए। टीएमसी के साथ साथ कांग्रेस का भी कहना है कि विकास के काम में कोई रुकावट नहीं डालना चाहता, लेकिन सरकार को बातचीत से कोई रास्ता निकालना चाहिए। सबको संज्ञान में लेते हुए सब कुछ कर सकते हैं। विकास के कोई विरोधी हम लोग नहीं है। हमारा जो एयरपोर्ट है उसमें जरूर कोई खामियां है। पुराने जमाने की मस्जिद रहते हुए हमारे आवागमन में हो सकता है कोई तकलीफ हो सकता है, लेकिन सबको संज्ञान में लेते हुए करना चाहिए। चाहे वो मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गिरजा हो, तरक्की के लिए कोई पाबंदी नहीं रखना चाहिए, ये ऐसा मानता हूं मैं। फिर भी जबरदस्ती ना करे, संज्ञान में लेते हुए सब कुछ करना सही होगी। अब देखिए, खुलकर विरोध भी टीएमसी और कांग्रेस नहीं कर पा रही है और इस फैसले का स्वागत भी नहीं कर पा रही है, इसलिए बीच का रास्ता इन दोनों ही पार्टियों ने चुना है। सरकार विकास का काम करना चाहती है तो ये दोनों पार्टियां सरकार के साथ खड़ी हैं, लेकिन ये भी कह रही हैं कि मुस्लिम समाज से बात करके इसे हटाना चाहिए। ओंकार सरकार मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। ओंकार, इस पर एक सियासी पहलू तो अलग है, लेकिन फिलहाल जिस विकास के रीडेवलपमेंट की बात की जा रही है उसको लेकर क्या कदम जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है वो उठा रही है और क्या मुस्लिम समाज से बात की गई है? जी देखिए, ये जो जमीन है ये जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटी की है और इसके अलावा राज्य सरकार के साथ एयरपोर्ट अथॉरिटी का बातचीत भी चल रहा है और राज्य सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी जहां पर जमीन मांगेंगे उसी जगह पर जमीन दे दी जाएगी। हालांकि फिलहाल के लिए ये जो बातचीत है, ये जो डायलॉग है ये चल रहा है। अभी तक ये पूरा जो मसला है मसला सुलझा नहीं है, लेकिन एयरपोर्ट के अंदर फिलहाल जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम चल रहा है और इसीलिए अगले 7 दिन तक ये जो नमाज जो अदा किया जाता था, ये नमाज अदा करना फिलहाल के लिए बंद है। हालांकि बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इससे पहले लगातार इस जगह पे घुसने के लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल किया जाता था, तो ये आधार कार्ड इस्तेमाल करके इस जगह पे 5 वक्त का नमाज अदा किया जाता था। लेकिन बंगाल में कई जगहों पर ऐसे फेक फर्जी आधार कार्ड काफी सारे मिले हैं, तो कोई फर्जी आधार कार्ड बना के अगर अंदर चले गए और उसके बाद कोई टेररिज्म हुआ तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, उसका सुरक्षा का जिम्मेदारी कौन लेगा? तो इसी सवाल को फिलहाल बीजेपी की तरफ से उठाया जा रहा है और फिलहाल जो है इस वक्त 7 दिनों के लिए नमाज जो 5 वक्त का नमाज है वो नमाज फिलहाल बंद रखा गया है और मुस्लिम समुदाय के तरफ से भी ये बातचीत आगे बढ़ेगा, क्योंकि इससे पहले भी इस मस्जिद को लेकर काफी कंट्रोवर्सी था, क्योंकि ये सिर्फ एयरपोर्ट जो सेकंड रनवे है, सेकंड रनवे से कुछ ही मीटर दूरी पे है। तो ओंकार, हाई सिक्योरिटी जोन इस एरिया को कहा जाता है और ऐसे में मस्जिद होना, यहाँ नमाजियों का पहुंचना, नमाज अदा करना सिक्योरिटी के लिहाज से लेकर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह हो सकता है और ऐसे में सरकार जो कदम उठाएगी वो अब देखना दिलचस्प होगा। शुक्रिया आपका ओंकार तमाम जानकारी के लिए।